Assalamualaikum everyone. As you all know, आप सब लोगों ने टाइटल से भी पढ़ ही लिया होगा कि today I have a very special guest with me, the one who has got admission in AKU, one of the best universities of not only Pakistan but one of the internationally acclaimed universities. So we have Abdullah bin Faisal with us. अगर आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा और बताना चाहें तो Thank you so much. Thank you so much for the really good introduction. My name is Abdullah bin Faisal, and I am an O and A level student, and I recently got my admission into AKU, which is माशाल्लाह obviously माशाल्लाह my dream university. Keep AKU in your top priorities, but keep other colleges and other options open too, right? So at the end of the day, बाकी colleges भी हैं, ठीक है. I know there is an elite touch to AKU, and it is मतलब हर कोई आना चाहता है, but बाकी colleges भी हैं. They have a very good platform for yourself, and I have friends that have gotten into other colleges, and alhamdulillah they are very happy now. So keep all of your options open, right? चलो, यस we'll start बेशक with the आपने एक questioning बहुत ही process. अच्छी बात की है कि जाहिर है कि एक चीज़ होती है कि आप एफर्ट करते हो और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको रिवॉर्ड अल्लाह ताला किस फॉर्म में देना चाह रहे होते हैं. तो आप किसी चीज़ को बिल्कुल आखिरी फैसला मत कंसिडर करें. यू शुड हैव अ बैकअप प्लान फॉर यू टू. नेक्स्ट, अगर आप सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि AKU में एडमिशन लेने का टोटल प्रोसीजर क्या होता है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, देन फर्दर ऑन उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन अगर आप थोड़ा सा बता दें. ओके श्योर, मैं बता देता हूँ. मुझे अक्सर औकात मैसेजेस आते हैं काफ़ी सारे लोगों के कि एडमिशन प्रोसेस हमें समझा दें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन प्रोसेस अगर आपने समझना हो, रीड करना हो, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि आप AKU.edu इनकी वेबसाइट है उसको ओपन करें, एंड उधर गो टू द एडमिशन्स पोर्टल. दे हैव एवरी सिंगल डिटेल, सारा प्रोसेस, सारा प्रोसीजर, सारी रिक्वायरमेंट्स, उनको एक दफ़ा गो थ्रू करें खुद से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लोगों की बातों पे जाते रहेंगे तो देर आर पॉसिबिलिटीज that you are misled, and फिर at the end of the day you can suffer loss. बाकी I will tell you from my experience. First of all, आपने ये करना होता है while you're still in your FSC year 2 और A levels का second year A2 जिसको हम कहते हैं, while you're studying that you have to look for the AKU applications to open, जो कि अब open हो चुकी हुई हैं, and the admissions are open basically. तो यू कैन अप्लाई राइट नाउ. उसके बाद वंस यू ओपन द पोर्टल यू हैव टू फिल इन एन एप्लीकेशन जिसमें आप अप्लाई करते हो. बेसिक डिटेल्स चाहिए होती हैं आपकी, कुछ आपके पुराने सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, एजुकेशन का प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है. वेरी बेसिक डिटेल्स, आपके आईडी कार्ड की कॉपी मांग लेंगे, स्टफ लाइक दैट. वो आपने एक दफा फिल कर दिया, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई. आफ्टर योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया, फलानी फलानी डेट को आपका AKU का टेस्ट होगा, ठीक है. एंड यूजुअली इट इज बिफोर योर MD कैट यूजुअली. तो हमारा भी इसी तरह हुआ था. MD कैट बाद में हुआ था, AKU का टेस्ट पहले हुआ था. AKU के टेस्ट के सिलेबस में जनरली द एंटायर FSC सिलेबस इज इंक्लूडेड. दे आर वेरी कंसेप्चुअल, ठीक है. तो अगर आपको कंसेप्ट्स नहीं क्लियर तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस. अच्छा, वंस यू हैव डन द टेस्ट तो फिर दोबारा थोड़ा टाइम लगता है, 1 महीना 1.5 महीना. उसके बाद शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल अगर 6000 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया तो एट द एंड दे वुड शॉर्टलिस्ट अराउंड 300 to 350 स्टूडेंट्स. 350 से ज्यादा नहीं जाते, आगे नहीं जाते, ठीक है. 300 से नीचे नहीं जाते. वंस दे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, उसके बाद दे कॉल देम फॉर इंटरव्यूज. अच्छा, इंटरव्यूज पे बुलाने से पहले जब आपको ईमेल आती है ना कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, तो साथ ही वो आपको एक स्टेज 2 इवैल्यूएशन फॉर्म भेजते हैं, ठीक है. वो स्टेज 2 मतलब आप ऐसे समझो कि आपका AKU टेस्ट था वो स्टेज 1 था, अब आप स्टेज 2 पे आ गए. फॉर्म के अंदर वो कुछ डिटेल्स आपसे में बकायदा कैटेगरीज होती हैं, तो आप उसमें वो सारा कुछ लिख सकते हो. उसके साथ आपको सर्टिफिकेट्स या प्रूफ्स अटैच करने होते हैं. सो फॉर इंस्टेंस अगर आपने कुछ एक्टिविटीज की और आपके पास उनके सर्टिफिकेट्स नहीं है या पिक्चर्स नहीं है या कोई भी चीज नहीं है, तो ट्राई टू गेट देम मेड. अगर सर्टिफिकेट्स चाहिए, कॉन्टैक्ट योर स्कूल और कॉलेज और उनसे सर्टिफिकेट्स ले लें. तो एंड दे विल अकोमोडेट यू, मोस्ट इंस्टीट्यूट्स अकोमोडेट यू. तो वंस यू डन दैट एंड यू सबमिट द फॉर्म में और क्या होता है. अच्छा, इफ यू हैव टेकन अ गैप ईयर तो दे हैव दिस होल एसे का एक पोर्शन होता है जिसमें यू नीड टू राइट एन एसे ऑफ अ फ्यू वर्ड्स और बताओ कि जी आपने हाउ हैव यू स्पेंट योर गैप ईयर, राइट. और मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने लिंक में शेयर भी किया हुआ है द स्टेज 2 फॉर्म. So if you want to view that, I'll ask Hazra to share the link in the description or something. तो that is the stage 2 form. उसके बाद they call you for interviews. Stage 2 form भिजवा दिया, इंटरव्यू के लिए चले गए. अब when you go for the interviews, you have 2 interviews. ये आप लोगों ने सुना होगा. एक ही टाइम पे होते हैं, इकट्ठे होते हैं. पहले एक होता है, छोटी सी ब्रेक होती है और फिर दूसरा होता है, ठीक है.
एक ही हॉल में बैठ के इंटरव्यूअर्स आपके इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, हॉल बहुत बड़ा होता है, तो एसेंशियली दे सिट ऑन द कॉर्नर्स और बारी बारी लोग जाते हैं, देयर इज वन इंटरव्यूअर, एक से ज्यादा नहीं होता, और वो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है। अच्छा, वंस यू गिवन द इंटरव्यू ना, तो उसके बाद फिर दोबारा से देयर इज अ होल वेटिंग पीरियड ऑफ अ मंथ और अ मंथ एंड अ हाफ, एंड उसके बाद फिर दे ईमेल यू एंड टेल यू कि जी आपकी एक्सेप्टेंस हो गई है या नहीं हुई, या आप वेट लिस्ट पे हैं। ये तीनों चीजें आपको बता दी जाती हैं। और मतलब ये हमारा जो आया था वो 10 दिसंबर को आया था, तो आप अपना अंदाजा रखें कि समवेयर इन दिसंबर जाके आपको फाइनल आपका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का पता चलता है कि वेयर यू स्टैंड। तो दिस इज द होल प्रोसेस। ओके, थैंक यू सो मच। आपने सारे पॉइंट्स को बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया। इसमें से 3 बातें हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहूँगी। एक तो ये कि क्या एफएससी स्टूडेंट्स और ओए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कोई डिफरेंशिएशन होती है, लाइक कि ओए लेवल्स के स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एफएससी स्टूडेंट्स, या सिर्फ ये होता है कि उनकी कॉन्सेप्ट की ग्रास्पिंग जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उनकी ऑलरेडी रोट लर्निंग वाला सारा प्रोसीजर नहीं होता, जिस वजह से वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर ये होता है कि वाकई इनका कोई क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग ओए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, आपने कहा कि क्या ऐसा है कि ओ लेवल स्टूडेंट्स को मैट्रिक और एफएससी वालों पे प्रेफरेंस मिलती है, और दूसरी बात आपने ये की कि क्या अगर मिलती है तो उसकी वजह यह है कि उनकी कंसेप्चुअल लर्निंग ज्यादा होती है। तो अच्छा, पहली चीज तो ये है कि दिस इज अ वेरी रॉन्ग आइडिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने भी यही सुना था अपने टाइम पे, इट डज नॉट हैपन। होता है इनफैक्ट, जो स्टूडेंट्स आपके टेस्ट क्लियर करते हैं ना, आउट ऑफ 6,000 7,000 जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, उसमें से जो बच्चे आपके टेस्ट क्लियर करते हैं ना 350 स्टूडेंट्स, उनमें से मेजोरिटी आपके एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। बिकॉज एफएससी का सारा सिलेबस फॉलो होता है, ए लेवल्स वालों को सारा एफएससी का सिलेबस पढ़ना पड़ता है, और इसके अलावा भी आपके जितने भी मतलब इवन कॉन्सेप्ट्स भी टेस्ट होते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फाउंड इन योर ए लेवल बुक्स। तो ए लेवल्स वालों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आई वुड एग्री कि ए लेवल्स में जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है ना वो थोड़ी ज्यादा है, हमारा एमसीक्यूज जो है वो ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं, एफएससी में एमसीक्यूज बहुत कम परसेंटेज पे होते हैं, तो उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एफएससी स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं। जब स्टेज 2 पे आते हैं, स्टेज 2 पे एफएससी स्टूडेंट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं थोड़े से ज्यादा। फॉर एग्जांपल अभी हमारे बैच में इस टाइम पे 60-40 की रेशियो है, यानी 60% जो है वो ओ लेवल स्टूडेंट्स है और 40% एफएससी स्टूडेंट्स है, ठीक है। उसकी वजह ये, हालांकि ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन उसकी वजह ये है कि ए लेवल स्टूडेंट्स को चूंकि उनको ए लेवल्स के साथ यूजुअली उनकी इंस्टीट्यूशंस में एक्सपोजर ज्यादा मिलता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, जैसे आपने बात की। तो एक तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि उनका थोड़ा होराइजन जो है ना वो थोड़ा वास्ट होता है। वो किस तरीके से वास्ट होता है कि जब वो ए लेवल्स में होते हैं ना, तो उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। एफएससी में जाके तो आप 7 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, राइट। अब ए लेवल्स में आप 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हो, साथ आप बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप वॉलंटियर काफी जगहों पे कर सकते हो, आप इंटर्नशिप कर सकते हो, मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, अपनी हॉबीज को भी फॉलो कर सकते हो। इवन तो मैं मानता हूँ ए लेवल्स के 3 सब्जेक्ट्स भी अच्छे खासे मुश्किल होते हैं, एफएससी वालों की बायोफिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा मुश्किल होते हैं, बट स्टिल क्योंकि सारा कुछ आपके इर्द गिर्द चल रहा होता है, अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, तो आप ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस कर देते हो। अब एकेयू वाले इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक चित्राल वाले स्टूडेंट को एक लाहौर या कराची वाले स्टूडेंट के साथ लाके खड़ा कर देंगे इन चीजों पे। तो ये फिल्टर उनके पास, ये अंडरस्टैंडिंग उनके पास है। लेकिन अगेन, आप जब इंटरव्यू में जाते हो और आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, तो हमने ये नोटिस किया कि ए लेवल स्टूडेंट्स जो है वो बेहतर तरीके से अपने आइडियाज को, अपने एक्सपीरियंस को कम्युनिकेट कर पाते हैं। बट दैट डजंट मीन कि एफएससी वाले नहीं होते, एफएससी वालों को भी जिन्होंने जिन्होंने एकेयू को ड्रीम किया होता है। और फिर एक और चीज मैं आपको यहाँ पे मजे की बताता हूँ, जो ए लेवल स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको जनरली ये पता होता है, खास तौर पे फ्रॉम वेयर आई कम इन पंजाब, कि ए लेवल स्टूडेंट्स डू नॉट मेक इट टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एट ऑल, ठीक है। यस। कोई बहुत कम है कि किसी ने बहुत ए स्टार्स ले लिए और बहुत क्लास का एमकैट स्कोर ले लिया, तो दे माइट गेट एन एडमिशन एट अ वेरी लो लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सीट्स, ठीक है। सो शुरू से उनको पता होता है कि उनका जो लास्ट मतलब जो उनका एक ही रिजॉर्ट है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, और उनमें टॉप पे आगा खान है, तो वो शुरू से आगा खान के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। एफएससी स्टूडेंट्स जो है ना, वो उनकी ओरिएंटेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। उनको होता है कि हमने मार्क्स ज्यादा लेने हैं ताकि हम गवर्नमेंट सीट पे जाएं, ठीक है, हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं होता। तो इसलिए भी दिस इज ऑल्सो अ रीजन कि ए लेवल स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही इस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं। तो दैट इज द होल रीजन। अब आप मुझे अपना सेकंड क्वेश्चन बताओ। हाँ, एग्जैक्टली, आई गॉट यू ऑल।
और मतलब ये हुआ कि ये सारी मिसकंसेप्शन है कि उनको प्रेफरेंस दी जाती है। इट्स जस्ट लाइक कि उनकी एबिलिटीज़ और एफएससी वालों की एबिलिटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि उनका जो सोचने का तरीका और शुरू से उनकी जो डेस्टिनेशन का प्लान है वो ये अलग अलग होता है। इस वजह से उनकी एफर्ट करने का जो तरीका है वो अलग होता है, और डेफिनेटली फिर इस वजह से उनकी एबिलिटीज़ में भी डिफरेंस आ रहा होता है। सेकेंड क्वेश्चन मेरा यही था कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कंसिडर करती है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती, ऑब्वियसली इट विल मेक अ डिफरेंस। अच्छा, आई टेल यू हाउ इट वर्क्स, ठीक है। जब आप स्टेज 2 इवैल्यूएशन देते हो ना, जो आपका इंटरव्यू है और जो आपका स्टेज 2 फॉर्म है, ये कंप्लीट एक ही इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, ठीक है। जब आपने टेस्ट दे दिया और आप स्टेज 2 में पहुंच गए हो, तो आपका एकेयू के टेस्ट के नंबर, आपके ए लेवल्स या एफएससी के स्कोर्स, आपके एमकैट का स्कोर, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बहुत कम मैटर करता है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कब और कहाँ मैटर करता है। ज्यादा चीजें वो ये देखते हैं कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। अब उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं होते, उसमें काफी सारी चीजें होती हैं। पहली चीज वो आपकी ये देखते हैं कि आपका एथिकल स्टैंड पॉइंट क्या है, ठीक है। आपके फैमिली के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं, आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आपके मोरल्स, आपकी वैल्यूज कैसी हैं, ठीक है। आप कैसे इंसान हो, ठीक है। आपका डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे कैसे व्यूज हैं, ठीक है। आप मुल्क में जो मसाइल हैं, क्या आप जानते हो कि मुल्क में क्या मसाइल हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका कैसे हल निकाला जा सकता है, ये वाला एक एक्सपोजर चेक करते हैं, ठीक है। दिस इज अ मेजर पार्ट। इसी तरीके से एक पार्ट एक्स्ट्रा करिकुलर्स होता है, जिसमें वो ये देखते हैं कि आपने क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर्स किए हैं। उसमें कम्युनिटी सर्विस भी आता है, उसमें सारा कुछ कवर हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स जो है, ये एक एंटायर चीज नहीं है, ये सिर्फ स्टेज 2 का एक छोटा सा पार्ट है। छोटी 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 चीजें वो बहुत सारी देखते हैं इंटरव्यू के अंदर। वो आप जाओगे तो वो चेक करेंगे आप झूठ तो नहीं बोल रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंटरव्यू में पहले सवाल के जवाब में जिक्र किया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो इंटरव्यूअर ने कहा कि ओके अच्छा। उन्होंने अपना फोन निकाला, उन्होंने कहा अच्छा अपने चैनल का नाम बताओ, उन्होंने सर्च किया और उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया। अब दिस वॉज अ वेरी गुड जेस्चर, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने सब्सक्राइब किया, लेकिन दिस वॉज ऑल्सो अ वे टू चेक कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक है। तो उन्होंने पहले सवाल पे ये चेक कर लिया कि मेरा वाकई एक यूट्यूब चैनल है और मैंने ऐसे ही अपने से कोई हवा में बात नहीं उड़ाई, ठीक है। तो दे कीप ऑन चेकिंग दैट। ये तो उन्होंने बकायदा चेक कर लिया ना, वो आपकी बातों से भी अंदाजा हो जाता है कि आप कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो। क्वेश्चंस इस तरह आ रहे होते हैं कि आप वैसे ही फिर घबरा जाते हो, स्पीकिंग टेलिंग अ लाई और समथिंग। तो ये आपकी सारी हो गई एक्स्ट्रा करिकुलर्स की इंपॉर्टेंस। कितनी इंपॉर्टेंस है आपके मार्क्स की, वो इस तरह देखी जाती है कि फर्स्ट करो आपके नंबर, आपका एफएससी की बात करते हैं, आपका स्कोर है 1080, ठीक है। 1080 इज अ वेरी गुड स्कोर। अब जब जो बंदा 1080 मार्क्स ले रहा है, उससे मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम पढ़ाई को दे रहा है, ठीक है। तो उससे मैं कम एक्सपेक्ट करूंगा। लेकिन अगर किसी के मार्क्स है फर्स्ट करो 900 या 800 एफएससी में, तो उससे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर वो पढ़ाई में इतने नंबर ले रहा है, तो फिर क्या वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो बाकी टाइम में कुछ बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव कर रहा है। क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं हमारे हमारे बैच में, हमारे से सीनियर्स में, बी ग्रेड्स वाले ऐसे ऐसे भी हैं जो एफएससी में 800 नंबर्स लेके भी आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक्स्ट्रा टाइम में बहुत बड़ी बड़ी चीजें की। एक जो है, एक बंदे ने स्पोर्ट्स कोचिंग की, एक पूरी एनजीओ चलाई, मतलब बड़े बड़े काम किए, राइट। तो दे कैन ऑल्सो मेक इट। तो यहाँ पे दिस इज द पॉइंट वेयर योर स्कोर्स ऑल्सो मैटर। इस वाला सेक्शन है, उसके 3 पोर्शन है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हर पोर्शन के 20 मार्क्स है, और इन पोर्शंस में नेगेटिव कटिंग भी होती है, जिसमें आप अगर एक एमसीक्यू गलत करते हो तो -0.25 आपकी कटिंग होती है। जो दूसरा पोर्शन है रीजनिंग का, उसके 2 सेक्शंस है, एक साइंस रीजनिंग है और एक मैथ रीजनिंग है। और उसके अंदर इफ यू डू अ रॉन्ग क्वेश्चन, इफ यू गिव अ रॉन्ग आंसर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोनों पोर्शंस के 20-20 मार्क्स हैं, और आपने दोनों पोर्शंस पास करने होते हैं, साइंसेस वाला भी और रीजनिंग वाला भी। ओके, थैंक यू सो मच। और आगे अगर हम चलें तो इट्स लाइक कि सबसे पहले भी आपने बताया कि आपका स्टेज 1 है जहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है, देन यू विल हैव एन एकेयू टेस्ट, जिसके पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बता दी। अब इन सारों के लिए जो सिलेबस है वो भी एकेयू की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपने इस सिलेबस की तैयारी कहाँ से की थी? अच्छा, ठीक है। तो आप जैसे आपने कहा कि एकेयू का जितना भी सिलेबस है वो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब मैंने कहाँ से तैयारी की थी, मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर माय प्रिपरेशन ना, पहले तो ए लेवल्स के बाद आई जॉइंड दिस एकेडमी, किप्स, आपने भी नाम सुना होगा। Yes. इनका एमडी कैट का कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। उसके अंदर एमडी कैट के जितने टॉपिक्स थे ना, वो तो मेरे कवर हो गए थे। उसके साथ साथ आप ऐसे समझ लो कि लॉजिकल रीजनिंग जो है ना, उसने मुझे साइंस रीजनिंग में भी काफी हेल्प आउट कर दिया था। उसके अलावा जो टॉपिक्स रह गए थे, उनको मैंने खुद एफएससी की बुक से पढ़ा था। जो टॉपिक्स किप्स की अपनी बुक्स में थे ना, शॉर्ट नोट्स किप्स के जो मिलते हैं, वो मैंने नोट्स से पढ़ा था, क्योंकि टाइम बहुत कम था और पूरी एफएससी की बुक्स मेरे लिए
पढ़ना, याद करना, समझना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि ए लेवल से शिफ्ट करना एफएससी पे इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने ये दोनों रिसोर्सेज यूज की थी। कुछ लोग स्टार्ट बुक्स इस्तेमाल करते हैं बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए, मैंने नहीं किया था। लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर इस्तेमाल करें, अगर आपके पास टाइम है तो इट्स वेल एंड गुड। और मैंने बुक्स कौन से बोर्ड की यूज की थी? आई यूज्ड पंजाब बोर्ड बुक्स। और फिर जब एमडी कैट की बारी आई थी तो फिर मैंने एक दफा फेडरल वाले से भी रीडिंग की थी। लेकिन एकेयू के टेस्ट के लिए, और खुद एकेयू भी पंजाब बोर्ड का सिलेबस, मतलब सिलेबस तो एक ही है, बट जो पैटर्न है ना, Yes. जो चैप्टर वाइज एलोकेशन है, वो पंजाब बुक बोर्ड की फॉलो करता है, सिवाय एक सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री या फिजिक्स के, किसी एक के में वो फेडरल फॉलो करता है, बाकी में वो पंजाब करता है। ओके, थैंक यू सो मच। और एक और बात है कि जो एफएससी के स्टूडेंट्स आते हैं प्री मेडिकल पढ़ के, उनको मैथ्स में ज़्यादा इशू आता है और उनका ये मेन कंसर्न होता है। और बहुत सारे बच्चे इस वजह से अप्लाई नहीं करते कि मैथ्स का टेस्ट देना पड़ेगा और मैथ्स को हम कहाँ से प्रिपेयर करें। तो उस मैथ्स का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, और जो एफएससी के बैकग्राउंड से आ रहा है एक बच्चा, वो किस तरह से उस मैथ्स की तैयारी करे। लाइक आप लोग जो ओए लेवल से आते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन होता है कि वो अपने ए लेवल्स के अंदर जो है अपने साथ मैथ्स भी रखें और बायो दोनों को लेके चलें, लेकिन प्री मेडिकल वाले ऐसा नहीं कर सकते। तो मैथ्स को टैकल करने का क्या रीज़न है, क्या तरीका जो कि आप सजेस्ट करेंगे उन सबको? पहली चीज तो ये है कि जो एकेयू के टेस्ट में मैथ्स आता है, दैट इज नॉट एट ऑल एफएससी और ए लेवल के बराबर वाला, ठीक है। दैट इज, इफ आई से ना कि अगर वो ओ लेवल जैसा मैथ्स है या मैथ जैसा, तो तब शायद मैं ज्यादा बता रहा हूँ आपको। इट इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट मैथ्स, ठीक है, इट इज मैथ रीजनिंग। तो जो आपको रीजनिंग की बेसिस पे, ठीक है, आपको आपसे ज्योमेट्री या अलजेब्रा या इस तरह की चीजें आपसे नहीं पूछेंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीजें, ट्रिग्नोमेट्री और रेशियोज और फॉर्मूलाज, ऐसी चीजें नहीं पूछेंगे। आपसे ऐसी चीजें पूछेंगे जो बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस हैं, जो बेसिक मैथ है। मतलब फॉर इंस्टेंस जो आपकी ओ लेवल्स की और आपकी मैट्रिक लेवल की मैथ्स है, उसमें जो बेसिक चीजें वो सारी टेस्ट होती है। अब बात यह है कि जो स्टार्ट मैथ्स है ना, या जो ए लेवल मैथ्स है या एफएससी की मैथ्स है, उसका लेवल बहुत हाई है। अगर आप ए लेवल में मैथ्स रखते हो तो आपको फायदा होता है, ठीक है, आपकी थिंकिंग स्किल्स बेहतर होती हैं। मैंने रखा था, और कुछ स्टूडेंट्स रखते हैं, ज्यादातर नहीं रखते, क्योंकि फिर आप फोकस नहीं कर पाते बाकी 3 सब्जेक्ट्स पे। तो लेकिन इतना फायदा नहीं होता। अगर आप एफएससी से हैं तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स सही है, ठीक है, अच्छा है, तो आप एक दफा कैंगरू मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं आईकेएमसी के, यस, यस। या कोई भी मैथ्स ओलंपियाड के, यूजुअली लोग आईकेएमसी के कैंगरू मैथ्स के क्वेश्चंस लेते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। उसमें आप 7th 8th 9th और 10th लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आसान लग रहे हैं आपको, तो फिर आप 11th और 12th लेवल पे चले जाएं, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। सो इट तो अगर मीन्स आप कि वहाँ पे कोई इंटीग्रेशन ये लेवल या कर फिर लगे बहुत यू हाई आर लेवल एबल के टू क्वेश्चंस स्टडी नहीं है। देम। आपको एक सिलेबस चाहिए ही चाहिए कि भाई क्या टॉपिक्स हैं, बताओ तो सही। तो उसके लिए यूज द सार्ट सिलेबस। उस सिलेबस पे जो उन्होंने ब्रेकअप दिया, आप ऐसा समझो कि तकरीबन के लिए पढ़ा, उससे लेवल आपका काफी इजी और बिगिनर लेवल होता है। तो ये जो मैंने नोटिस किया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत एफएससी एंड ए लेवल्स वाले जहाँ पे मार्क खा जाते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट है। आपके एकेयू के टेस्ट में ना, जो मैथ और साइंस रीजनिंग वाला पोर्शन है, उसमें थोड़ा सोचने के लिए आपको ज्यादा टाइम चाहिए होता है। साइंसेज में इतना नहीं चाहिए होता, ठीक है, बट टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में साइंसेज में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 80% 90% प्लस मार्क्स लिए हैं, और उसमें रीजनिंग वाले पोर्शन में आके टाइम खत्म हो गया और उनके मतलब वो पास ही नहीं कर पाए रीजनिंग पोर्शन। तो ये ऐसा नहीं है कि आप पहले रीजनिंग करें फिर साइंसेस करें, डू व्हाटएवर यू वांट, बट बी क्विक एंड बी एफिशिएंट, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, क्योंकि एमडी कैट इज वेरी इजी, उसमें आपका टाइम यस। फिर भी मैनेज हो जाता है। लेकिन इसके एकेयू के टेस्ट में टाइम मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो दैट इज वन टिप आई वुड वांट टू गिव यू। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं होती। आप जाते हो, स्टेशनरी वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आप अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अपना फोन या स्टेशनरी ले भी गए हो, तो वो आपको खाकी एक लिफाफा देते हैं, आप उसके अंदर वो डालते हो एनवेलप के अंदर, अभी बंद करके रख लेते हो, वो आप यूज नहीं कर सकते। टेबल के नीचे कहीं पे आपसे रखवा देते हैं। आप सुकून से टेस्ट देते हो, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होने देते। वो बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट होती है, एयर कंडीशनड इन्वायरमेंट होती है, और मतलब द टेस्ट इज वेरी गुड। लेकिन फॉर योर क्वेश्चन, क्या आप रिटर्न होता है आपका ऑनलाइन का? इट वॉज अ फुल फ्लैश गाइडेंस, सारे बच्चों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। सो अब थोड़ी सी बात हम आपके बारे में कर लेते हैं कि डिड यू हैव अ सेकेंड बैकअप प्लान, कि इन केस, जैसे कि अभी आपने पहले भी बात की थी, आई वुड लाइक टू ऐड टू इट,
कि जो भी बच्चे ए लेवल्स के बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं उनको जब इक्विवेलेंस दी जाती है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स का, जब भी एग्रीगेट बनता है तो वो बहुत कम होती है। लाइक अगर आपके 10-11 ए ग्रेड्स हो, जो कि बहुत बड़ी बात होती है ए लेवल्स के अंदर, उसके बाद भी आपके मार्क्स एवरेज एफएससी वाले बच्चे के अकॉर्डिंग हो जाते हैं जब इक्विवेलेंस दी जाती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाना। तो आपका क्या ख्याल था कि इन केस आपका AKU में एडमिशन नहीं होता तो व्हाट वुड बी योर सेकंड ऑप्शन? अच्छा, तो इस तरह हुआ कि मुझे इतना तो पता था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नीड टू बी माई टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में लेना वाज नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, हाँ, जिनके सारे ए स्टार्स थे, एम कैट स्कोर बहुत आउट क्लास और जबरदस्त था, दे हैड अ चांस, और कुछ का कहीं ना कहीं बहुत नीचे कहीं पे जाके हो भी गया था, बट दे डिड नॉट गो फॉर इट ना, क्योंकि यस बेशक। generally speaking, most of the students that are in O and A levels, most of them, like 70% of them are able to afford प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। खैर अब तो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले तक यही सिनेरियो था। दूसरी बात यह है कि एज फार एज द बैकअप प्लान इज कंसर्न ना, आई हैड अप्लाइड टू बेसिकली एवरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो जो अच्छे थे और जिनका मुझे पता था। एंड कुछ में मेरी फॉरेन एक्सेप्टेंस आ गई थी, कुछ में मेरी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एक आध लिस्ट के बाद एक्सेप्टेंस आई थी। शिफा में मेरी फॉरेन आ गई थी। शिफा, फॉर मोस्ट पीपल, शिफा एंड CMS लाहौर आर द सेकंड प्रायोरिटी आफ्टर AKU। मेरी पहले शिफा में आई, CMS लाहौर में थोड़ा अर्सा बाद आई थी, क्योंकि CMS लाहौर का मेरिट हाई होता है। शिफा का मेरिट हाई इसलिए नहीं होता क्योंकि वो भी AKU की तरह अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करवाते टेस्ट हैं। लेते हैं अपने अख्तर सईद में, मतलब मेजोरिटी ऑफ लाहौर मेडिकल कॉलेजेस, वहां पे मेरी एक्सेप्टेंस आ गई थी। और फिर इस्लामाबाद में भी 2-3 जगह पे आ गई थी, नम्स के जो कॉलेजेस हैं वहां पे। फिर मेरी CMHS में भी सब में आ गई थी, किम्स में, मुल्तान में, भावलपुर में। बट द थिंग इज के क्योंकि मेरी पहले AKU की आ चुकी हुई थी, तो मतलब AKU से बेहतर तो ऑप्शन कोई भी नहीं था मेरे लिए, सो आई जस्ट फिर अप्लाई टू AKU। तो फॉर माशाल्लाह मोस्ट अदर माशाल्लाह। पीपल दैट इज द केस। और एक और बात कि AKU के जो स्कॉलरशिप है वो 5 स्टूडेंट्स को दी जाती है, उसके क्राइटेरिया के बारे में अगर आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहें कि वो 5 स्टूडेंट्स जो होते हैं, जहाँ तक मुझे पता मैं बता देती हूँ कि वो 5 स्टूडेंट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है, बच्चे अप्लाई करते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी का आखिरी डिसीजन होता है कि वो किसको देना चाहते हैं। इट्स नॉट बेस्ड ऑन जस्ट मेरिट, बल्कि मेरिट एंड नीड बेस्ड दोनों अगर हम कहें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ओके, अच्छा, जो स्टूडेंट्स 5 होते हैं ना, जिनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं फुली फंडेड AKU की तरफ से, वो 3-4 चीज़ों पे देखी जाती हैं। पहले वो देखा जाता है कि AKU का जो टेस्ट स्कोर है उसमें आपने टॉप किया कि नहीं किया, और फिर बाद में देखते हैं कि आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स जो AKU के टेस्ट से पहले की थी, वो उनमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है। तो एक आपका AKU टेस्ट हो गया। सेकंड आपके देखते हैं कि आपकी नीड कितनी है आपको फाइनेंशियल एड या असिस्टेंस की। ठीक है, क्या आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है कि आप फीस कुछ ना कुछ दे सकते हैं, या आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी क्या सिचुएशन है, तो वो उस बेसिस पे देखते हैं। फिर वो ये देखते हैं कि मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब फाइनेंशियल नीड आपकी देखते हैं ना, उसमें ये भी देखते हैं कि जी आपके फैमिली में कमाने वाला कौन है, कितने बहन या भाई हैं लाइक आपके। कि ठीक है, पूरा आपकी जो है मतलब फाइनेंशियल पूरा आपका प्लान देखेंगे कि ठीक है आपकी फैमिली में क्या क्या है, और उसके अलावा मेरिट एंड नीड बेस्ड दोनों हम कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या इसी क्राइटेरिया के ऊपर या आपकी फर्दर ऑन ग्रेजुएशन तक कंटिन्यू करती है, या फिर जिन बच्चों को फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिल अच्छा, गई है उनको उसके बाद भी अपने ग्रेड्स को मेंटेन करना पड़ता है, एक सर्टन लेवल ऑफ परसेंटेज लेनी पड़ती है, और उसके बाद जाके उनको बाकी ईयर्स में भी स्कॉलरशिप मिलती है, या एक ही दफ़ा सिलेक्ट हो गए तो इट मीन्स ग्रेजुएशन तक मैं चाहिए? बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ। ये होता ही है कि जिनको स्कॉलरशिप मिल जाती है ना, उनको ऑब्वियसली अपने ग्रेड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, उनको क्लास के टॉप 15% में रहना पड़ता है, और फिर ही उनकी स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर्स के लिए कंटिन्यू होती है, नहीं तो रिवोक हो जाती है। इन 5 स्कॉलरशिप्स के अलावा कभी कभार, नॉट एवरी सिंगल ईयर, लेकिन कुछ सालों में ऐसा भी होता है कि कुछ अदर जो डोनर्स है ना, AKU हैज अ लॉट ऑफ डोनर्स। यस। ठीक है, उसमें से कुछ कुछ ऐसे होते हैं हु आर इंटरेस्टेड टू फंड स्टूडेंट्स जो कि अपने आप को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जैसे हमारे साल में हमें 5 एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स मिली हैं हमारे स्टूडेंट्स को, जिनको उन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, वो AKU की अपनी तरफ से नहीं है, वो डोनर्स की तरफ से। तो ऐसा भी होता है, लेकिन वो लक पे होता है कि आपको मिलती है कि नहीं, और जब वो मिलती है तो उसका भी सेम टू सेम वही क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो आप ओके, समझ सही, आई लो कि गॉट इट। जो टॉप 5 थे वो टॉप 10 हो गए। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ना, कि स्टूडेंट्स ने खुद से सोच के मतलब अपने अंदाजे से फिगर आउट किया कि ये क्राइटेरिया है। मेडिकल कॉलेज ने खुद कभी भी नहीं बताया कि ये क्राइटेरिया क्या है। तो
एक्चुअल में ये क्राइटेरिया फुली कंसील्ड है उनके पास, अगर इसके अंदर कोई और भी चीज ऐड हुई भी है यानी कि उनमें से कुछ चीज नहीं भी है तो वो उन्हीं को ही पता है, वो हमें से किसी को भी नहीं पता। ओके राइट, ठीक है कि मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन का सारा के सारा कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर हो गया। मीन्स कि अगर कोई इसको अप्लाई कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि ठीक है कि वो कहीं पे थोड़ा लो फील करेगा, लेफ्ट आउट फील करेगा, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ फुल फ्लेज कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर। ओके, यहाँ तक आई गेस बिल्कुल। के सबके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गए होंगे और गाइडेंस के लिहाज से यहाँ तक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एनीथिंग एल्स जो कि आप चाहते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को बता सकें, जो किसी का क्वेश्चन हो जो आपको प्राइवेटली भी कभी रिसीव हुआ हो? है कि AKU डोमिसाइल बेस्ड है या नहीं है, तो AKU डोमिसाइल बेस्ड नहीं है, पूरे हाँ पाकिस्तान के हर शहर से स्टूडेंट्स आते हैं, कोई कोटा नहीं है, नथिंग नथिंग सच, तो हर किसी को एक फेयर चांस मिलता है आने का। और क्या क्वेश्चन हो सकता है? हाँ, MD कैट जो है क्या वो मैटर करता है? नहीं, MD कैट आपने सिर्फ पास करना होता है। पास करने का मतलब है कि आपने 65% लेने होते हैं, जैसे ही उससे ज्यादा ले लिए फिर MD कैट को कोई भी कंसिडर नहीं करता AKU में। जनरली तो यही होते हैं, बट या इसके अलावा अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो दे कैन राइट देम डाउन इन द हाँ, यस, कमेंट्स, वो ठीक है, हम एंड पे एंड देख लेते हैं। वी कैन हैव अ पार्ट 2 टू दिस वेबिनार सीरीज और फिर हम उन क्वेश्चंस को भी आंसर कर देते हैं, तो कोई मसला नहीं है। पहले मैं सबको कहता था कि रीच आउट टू मी, आई वुड आंसर योर क्वेश्चंस, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब ऑडियंस बहुत ज्यादा हो गई है, यस, तो इट इज वेरी हार्ड फॉर मी कि सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करूं। तो इट इज वेरी वेरी गुड, अ वेरी गुड थिंग यू gather all those questions and then make one answer, make one video and answer all those major questions. यस। सो तो फिर ना बाकी I सारी was ऑडियंस को also मेरा भी यही मैसेज है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर दें, ताकि अब्दुल्ला जब भी फ्री होंगे तो वो आपको आंसर कर देंगे। और दूसरा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ मेडिकल स्टूडेंट, तो उसके साथ साथ आपने स्टडीज़ को लेके चलना है। और अगेन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका सोशल वर्क, कम्युनिटी वर्क, सब चीज़ों के साथ साथ इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा पेशेंस शो करें कि कहीं पे थोड़ी सी देर हो जाए तो एडजस्ट कर लें। तो फाइनली हम इस वीडियो के एंड की तरफ आ गए हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अभी भी आपने जितनी भी एफर्ट्स की हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर O लेवल्स, A लेवल्स, और देन उसके बाद जितना भी आपने FSC का बर्डन बर्दाश्त किया और उसके साथ साथ अकेडमी को लेके चले, इट वॉज रियली रियली डिफिकल्ट टास्क। तो इतनी हेक्टिक रूटीन के बाद अभी जो आपको आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन मिली है, जब आपने फर्स्ट टाइम वाइट कोट पहना, सो व्हाट वाज योर फीलिंग्स? और आपको क्या लगता है कि जितनी भी आपने एफर्ट्स किए हैं, क्या वो इस काबिल थी कि जो अभी आप उनको चेरिश कर रहे हैं, उन मेमोरीज को? तो आपको लगता है कि आपने एक अच्छा काम किया था, और अब आप इसके बारे में क्या फील करते हैं? हाउ इज योर लाइफ एट AKU? डेफिनेटली हाजरा, एफर्ट्स जो हैं सब अपने रंग लेके आई हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। एंड इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि जितनी मेरी एफर्ट थी अल्लाह ताला ने उससे माशाल्लाह बढ़ चढ़ के नवाजा है। तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी thankful to Allah, proud of myself. I'm happy because most of my parents, my relatives, my friends, everyone is happy. तो मुझे भी खुशी होती है उनको देख के। एंड AKU इज गोइंग रियली गुड। एक चीज ऑब्वियसली तंग थोड़ी सी करती है, आपको पता है दैट AKU इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड एट टाइम्स यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होता है ट्यूशन फीस पे वो बहुत ज्यादा होता है, तो Yes. यू हैव टू काइंड ऑफ बर्डन योर पेरेंट्स, लेकिन इट इज वर्थ इट। मतलब जो AKU में फिर जो आपको मिलता है ना सारा कुछ, द एक्सपोजर एंड एवरीथिंग, तो दैट इज काइंड ऑफ वर्थ इट। तो बाकी दी एक्सपीरियंस इज गोइंग रियली गुड, पढ़ाई के हिसाब से भी, हर चीज के हिसाब से भी। एंड अभी तो हमें एक कैंपस आए हुए 3 हफ्ते ही हुए हैं। बाकी कराची की अच्छी बात है कि यहाँ पे दिन को गर्मी होती है लेकिन रात को हवा ठंडी हो जाती है, तो अच्छा मौसम है। पंजाब से तो बेहतर ही है। So, तो यस, thank you दैट so इज much. प्रीटी It मच was इट। nice having such a great conversation with you. आपकी सारी के सारी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, and हमने इनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा. So, thank you so much for having नो us. प्रॉब्लम, नो So, वरीज एट ऑल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड फॉर डूइंग दिस। बहुत कम लोग जो है वो टाइम निकाल के दूसरों की हेल्प और दूसरों की सपोर्ट के लिए ऐसा करते हैं, तो आई एम एक्चुअली ग्लैड एंड वी नीड टू हैव मोर पीपल लाइक यू। थैंक यू सो okay, मच thank फॉर you द so टाइम much. एंड It was a एवरीथिंग। great compliment for me.